ब्रिटेन की संसद। पूर्व में हमने ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता के ऊपर चर्चा की थी और अभी हम ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता के ऊपर क्या सीमाएं हैं, किस तरह से उसको सीमित किया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक BA सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता पर सीमाएं। निसंदेह संसद की सर्वोच्चता पर कोई वैधानिक सीमाएं नहीं हैं। उसकी विधियां सर्वोच्च और सर्वव्यापी होती हैं, लेकिन कोई भी संसद एकांत या शून्यता में कार्य नहीं करती है। वह सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में कार्य करती है। नैतिक और धार्मिक बंधन उसकी क्षमता को सीमित करते हैं। विधियों की तभी पालना होती है यदि वे स्वभाव या स्वाभाविक और व्यवहारिक हो। यदि विधियां केवल बाध्यकारी हैं और वे समाज की नैतिक भावनाओं और परंपराओं को चोट पहुंचाती है, तो उसकी अनुपालना उल्लंघना में होती है। संसद की सर्वोच्चता पर व्यवहार में निम्न सीमाएं हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहला जो पॉइंट है, नैतिक सीमाएं। ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण कर सकती है, किंतु व्यवहार में वह किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकती जो समाज की नैतिक या धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाती हो। जैसा कि जेनिंग्स ने कहा है, यदि कोई व्यवस्थापिका यह निर्णय करे कि नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाए, तो ऐसे बच्चों को बचाकर रखना अवैध होगा। लेकिन कोई पागल व्यवस्थापिका ही या संसद ही ऐसा करेगी और पागल जनता ही उसका पालन करेगी। दूसरा पॉइंट है, राजनीतिक सीमाएं हैं। संसदीय प्रभुत्व राजनीतिक प्रभुत्व की सीमाओं में कार्य करती है और राजनीतिक प्रभुत्व निर्वाचक समूह या मतदाताओं में निवास करती है, संसद में नहीं। अतः जनइच्छाएं संसदीय सर्वोच्चता पर सीमा का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल, विशेषकर विपक्ष, प्रेस, दूरदर्शन, प्रसारण, आर्थिक और सामाजिक हित भी संसद की सर्वोच्चता पर निगरानी रखते हैं। कोई भी सरकार जनमत या जनिच्छाओं की उपेक्षा नहीं कर सकती। उसकी उपेक्षा आत्मघाती होती है। तीसरा पॉइंट है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों का प्रयोग। ब्रिटेन में जनमत संग्रह जैसे प्रत्यक्ष जनतंत्र के साधनों की कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है। इस पर भी जब कभी संसद में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर विधियों का निर्माण किया है, तो उसने निर्वाचन समूह से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके ही ऐसा किया है। उदाहरण के लिए EEC की ब्रिटिश सदस्यता के प्रश्न पर 1975 में जनमत संग्रह कराया गया था। अगला पॉइंट है, प्रभावित हितों से परामर्श। विधि निर्माण से पूर्व हितों से
परामर्श करना कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। फिर भी संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले सरकार उससे प्रभावित होने वाले औद्योगिक हितों से, विशेषकर मालिकों एवं कर्मचारियों के संगठनों से, जैसा कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन आदि से परामर्श कर लेना लाभकारी समझती है। नंबर 5वां है पॉइंट, रूढ़ियाँ या परंपराएं। ब्रिटिश संसद किसी भी रूढ़ी या परंपरा को बदल सकती है, उसे पूर्णतः समाप्त कर सकती है, लेकिन व्यवहार में संसद ऐसा नहीं कर सकती। यदि परंपरा सुस्थापित है और ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला है और संसद उसे राजनीतिक सत्ता के बिना समाप्त करती है, तो सारा ब्रिटिश संवैधानिक ढांचा ही चरमरा जाएगा। इस प्रकार की विधि को ब्रिटिश जनसमूह कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगला पॉइंट है 6, विधि का शासन। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता और विधि का शासन एक दूसरे पर आश्रित एवं संबंधित हैं। इस पर भी विधि उसी संसद को सीमित करती है जिसके द्वारा उसे निर्मित किया जाता है। जब तक विधि विद्यमान है और उसे किसी अन्य विधि द्वारा समाप्त नहीं किया जाता, तब तक संसद स्वयं उसे मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट 7वां जो पॉइंट है, प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का उस मात्रा तक पतन किया है या ह्रास हुआ है जिस मात्रा तक संसद ने कार्यपालिका को विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन या प्रत्यायोजन किया है। संसद के पास समय और तकनीकी ज्ञान का अभाव होता है, अतः वह विधियों की मोटी रूपरेखा में पारित करती है और उसके विवरण को पूरा करने के लिए विभागों को अधिकृत कर देती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विधि। सिद्धांत ब्रिटिश न्यायालय राष्ट्रीय विधि को ही मान्यता देती है और उसे लागू करती है। वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर किसी राष्ट्रीय विधि को रद्द नहीं कर सकती। इस पर भी वेस्टलैंड गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम सम्राट के विवाद में न्यायालय ने अवलोकित किया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि का एक भाग है। जिस विधि ने सब राष्ट्रों की सहमति प्राप्त कर ली है, उसने हमारे देश की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट जो अंतिम जो पॉइंट है, आंतरिक और बाहरी सीमाएं। लेस्ली स्टेफन का मत है कि संसद आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से सीमित है। आंतरिक रूप से वह इसलिए सीमित है, व्यवस्थापिका कुछ निश्चित सामाजिक परिस्थितियों की उपज होती है और वह उसी के द्वारा निर्धारित होती है जिससे समाज निर्धारित होता है। यह बाहरी रूप से इसलिए सीमित है कि विधि को लागू करने की शक्ति अधीन होकर रहने की नैसर्गिक प्रवृत्ति पर निर्भर करती है जो स्वयं में सीमित है। धन्यवाद।